नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कल कृष्ण की भूमि पर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा मूल मंत्र वहां से दिया कि आपको इस मूल मंत्र पे आगे चलोगे तो आपके फायदे की बात रहेगी। उन्होंने कहा, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस एक शब्द ने भारतीय राजनीति में भूचाल मचा दिया। बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, आपको भी पता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, उस पर डिस्कस हम करेंगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। यह सारा मामला जो है वो क्यों उनको कहना पड़ा? आपको पता है राहुल गांधी जी बार बार करें जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिसकी जाति जितनी ज्यादा संख्या उसकी उतनी भागीदारी। उनका मेन उद्देश्य क्या है? और योगी आदित्यनाथ ने यह क्यों कहा कि बटोगे तो कटोगे? इसका उदाहरण हम आपको बांग्लादेश से सिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ? बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि जैसे वो देश उनका था ही नहीं। 1.5 करोड़ की आबादी है वहां हिंदुओं की, 1.73% बता रहे हैं, यानी कि लगभग मैं बात करूं तो 1,37,00,000 के आसपास उनकी आबादी है। और उसके बावजूद उनकी लड़कियों को उठाया गया, रेप किया गया, उनको निवस्त्र किया गया। और यह सारा काम इसलिए हुआ क्योंकि वहां हिंदुओं ने उस समय तक एक संगठित होकर के उनकी मुकाबला किया ही नहीं, उनका मतलब सामना किया ही नहीं। उसके बाद में हिंदुओं ने घर से बाहर निकलना शुरू किया, अपनी आत्मरक्षा के लिए देख लिया कि यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग हमें और सिर्फ और हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और इसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने बाहर निकल करके और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने तरह तरह की जो जरूरतें थी उनको पूरी करने के लिए संगठित हुए। और उसके बाद में आपको बताएं, वहां के जो गृह मंत्रालय के जो एडवाइजर जो हैं, ये कहूंगा कि वहां के गृह मंत्री हैं, वो बाहर आकर के माफी मांगते हैं अल्पसंख्यकों से और वो कह रहे हैं कि हमने जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, उनकी सुरक्षा और रक्षा दोनों हम नहीं कर पाए। उनके लिए हम अल्पसंख्यकों और विशेषकर हिंदू भाइयों से माफी मांगते हैं। ये किस लिए हुआ दोस्तों? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे एक होने का प्रयास किया, संगठित हुए। अब योगी आदित्यनाथ जी ये बार बार अपनी जो राष्ट्रवादी अवधारणा है, हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा है, उसके ऊपर ये बात उन्होंने बोली। कल वो कृष्ण जन्माष्टमी थी, भगवान कृष्ण का जन्म था, जन्मोत्सव में वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने ये बात रखी कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। वहीं एक दिन पहले प्रयागराज में राहुल गांधी जी गए थे और उन्होंने कहा कि दोस्तों, मैंने मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड की लिस्ट उठाई और मैंने उसमें देखा कि उसमें एक भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग की महिला नहीं थी। उन्होंने सीधा सवाल पूछा जनता से भी और कहीं ना कहीं सरकार से भी, लेकिन वो ये भूल गए कि किसी भी प्रोग्राम का जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, हम आपसे पूछे, मिस इंडिया जो है वो भारत सरकार थोड़ी चुनाव करती है, राज्य सरकार कोई करती है। सौंदर्य प्रतियोगिता का चुनाव भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं करती है। मिस वर्ल्ड का चुनाव भारत सरकार या कोई सरकार नहीं करती है। वो अलग सिस्टम है, उसमें ना ओबीसी होती है, ना एससी होती है, ना एसटी होती है। उसके अपने फीचर्स होते हैं, उनके पैरामीटर होते हैं। उन पैरामीटरों पर जो महिला, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी भी श्रेणी की हो, उसमें जो पैरामीटर में, जो फीचर्स में उनके जो महिलाओं के होते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता में, उसके हिसाब से मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया का चुनाव होता है। इस पर आपको बताएं, किरण रिजिजू भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने
चुटकी ली और उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल सिर्फ एक बालक बुद्धि ही ऐसे सवाल करता है जो उन्होंने किया है। और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये सारी प्रतियोगिताएं सौंदर्य प्रतियोगिताएं हो या फिर ओलंपिक की कोई प्रतियोगिता है, उसमें भारत सरकार किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं करती है। ओलंपिक में कोई भी किसी भी श्रेणी की महिला हो या पुरुष हो, उसमें भारत सरकार क्या करेगी भाई? जो अच्छा परफॉर्म करता है उसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करता है वो खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है, वो महिला मिस वर्ल्ड चुनी जाती है, वही महिला मिस यूनिवर्स चुनी जाती है, वही महिला जो बेस्ट फीचर्स लेके आती है वो मिस इंडिया चुनाव करती है। और मैं तो ये कह रहा हूं तो राज्यों में भी होने लग गया, मिस राजस्थान, मिस दिल्ली, मिस स्टेट भी करने लगी ये प्रतियोगिताएं। तो राहुल गांधी ने जो जातिवाद का जो मुद्दा उठाया है, अब मैं आपको बात बताता हूं एक दोस्तों, आप 80 और 90 के दशक में जब देश जो था अस्थिरता के दौर में था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जाति से राजपूत थे, जनरल कास्ट के थे। उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स आई और वो ये चाह रहे थे कि मंडल कमीशन को लागू कर दिया जाए, इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो था वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता था, क्योंकि वो सारा मंडल कमीशन जो था वो दलितों पे और पिछड़े वर्गों के जो मांगे थी, किसानों की जो मांगे थी, पिछड़े और दलित लोगों की जो स्थिति थी भारत के समाज में, उन पर वो मंडल कमीशन बना था और उसने रिपोर्ट सौंपी थी। उसी समय आप देखोगे रथ यात्रा जो है, आप देखोगे सोमनाथ से अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने डिजाइन की। अब दो पार्टियां हैं आपके सामने, एक कांग्रेस पार्टी है और एक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सारा चीज नहीं करती, क्योंकि उसकी जो भारतीय जनता पार्टी और यूं कहूं कि मैं जनसंघ की जो राजनीति जो रही है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे ही रही है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसने सिर्फ वोट मांगा है और मुस्लिमों को या एक समुदाय को विशेष को अपना एक वोट बैंक मान करके और उनका उपयोग किया और कहीं ना कहीं एक पक्ष का विशेष ख्याल रखा, एक समुदाय का विशेष ख्याल रखा और उनको लगा कि एक विशेष समुदाय जो है वो तो तुम्हें वोट दे ही देगा जिनका तुम ख्याल रख रहे हो, दूसरा समुदाय है हिंदू या सनातनी, वो जाएगा कहां? तो कहीं ना कहीं एक पार्टी जो है कांग्रेस जो है एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करने लगी और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर आगे बढ़ने लगी। उनको मानना था कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जो है वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और निश्चित रूप से उनको इसका फायदा हुआ। चाहे वो आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी का जब एक पार्षद नहीं था, एक सांसद नहीं था, एक विधायक नहीं था। जनसंघ की बात करें तो जनसंघ के टाइम में 1952 में जब चुनाव हुए तो कोई कुछ नहीं था उनके पास, विचारों के पास, वो भी कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन वहां से हट करके जनसंघ बनाया और जनसंघ बनने के बाद भी उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का सपोर्ट किया और 1952 में रामलला की मूर्ति वहां विराजमान की, जो आप भी कुछ दिन तक भी वो टेंट में विराजमान थे। तो सीधा सा मतलब है एक पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा पे काम करती है या यूं कहूं कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर अपना एजेंडा चलाती है, दूसरी पार्टी एक विशेष रूप से एक समुदाय को सपोर्ट करती है, वो कांग्रेस है। अब तय आपको करना था। अब कहीं ना कहीं 2014 के बाद में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो अलग जगह थी, ये कहूं कि हमारे एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत जो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो आया, तो उन्होंने हिंदुओं में और सनातनियों में विशेष रूप से एक उत्साह का संचार किया और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला। और यह संचार अगर देखें तो 1992 में जो राम रथ यात्रा जिसको कहते हैं आडवाणी जी ने निकाली थी, आप देखेंगे कि सोमनाथ से और अयोध्या, उससे हालांकि वो अयोध्या नहीं पहुंच पाई, बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी जो थी वो मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो अयोध्या नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो बन चुका था। और आप देखेंगे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जो ढांचा विवादित था वो ढह गया और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ और उसमें 2 चुनाव लगातार आप देखोगे 96 में चुनाव लड़े और अटल बिहारी वाजपेयी को 182 सीट मिली
और फिर 98 में चुनाव हुए, 183 सीट मिली, लेकिन 183 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि हम 183 सीटों से आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी, तो उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर ले लिया, यानी कि जिसको बोलते हैं ना सेकुलर, उस अवधारणा पे आ गए और हिंदुत्व के एजेंडे को, राम मंदिर के एजेंडे को कहीं ना उनको साइड में रख दिया। और उनका जो जुर्म हर्जाना जो था, उनका भुगतान जो था, आप 2004 के चुनाव में उन्होंने भुगता। अटल बिहारी वाजपेयी वहां से हट गए, कांग्रेस ने लगातार मात्र 145, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 138 और उनकी सीटें 145 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 138 सीट, मात्र 7 सीटों से कम अटल बिहारी वाजपेयी रह गए और वो पक्ष में रह गए। 9 में क्या हुआ, ये हुआ। 14 में जैसे ही आपको देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी उस पर वापस अपनी पकड़ बनाई और 282 और 19 में फिर राष्ट्रवाद की एक और लहर चली, जिसमें आप बालाकोट कहेंगे या फिर आप जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उनके बारे में बात करेंगे। तो एक राष्ट्रवाद की जो लहर चली उसमें 303 सीट ले गए। अब इनको लगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब हमारा जो बेनिफिशियर जो है, जो लाभार्थी जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, हमारी स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नीचे तक पहुंच गई, निश्चित रूप से पहुंची। तो उनको लगा कि हम अब अपने मूल जो मंत्र है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं और अब हम अब विकास की तरफ जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारा जो बेनिफिशियरी जो है, लाभार्थी जो है वो बहुत ज्यादा है और हमें वोट कर देंगे। और उसकी वजह से उन्होंने जो आरएसएस था उसको भी है, जो आरएसएस जो है उसको भी साइडलाइन करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे पर वो सॉफ्ट हो गए। और कभी मुसलमान जो हैं गरीब, पश्मीना जिसको पश्मिंदा बोलते हैं, पश्मिंदा मुसलमानों की तरफ झुके, कुछ और चीजें जुड़ी, तो कहीं ना कहीं। और दूसरा जो काम हुआ, जो कांग्रेस की मूल प्रवृत्ति तो जो थी, वो उन्होंने समझा कि हम अब एक समुदाय के वोटों से जीत नहीं रहे, तो उन्होंने क्या काम किया, अब हिंदुओं का जो वोट था शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतर कर रही थी, 282 से 303 तक पहुंच गई। और अब की बार जैसा माहौल क्रिएट किया गया था कि 350 प्लस हो जाएगी, वो सिर्फ ये था कि कहीं ना कहीं हमारे जो लाभार्थी है, चाहे उज्ज्वला के हों, चाहे आपके शौचालय के हों, चाहे आपका जो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं वो हो, प्रधानमंत्री योजना, यानी कि बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो नीचे स्तर तक पहुंची हैं और लाभार्थी बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है। लेकिन वो मूल मंत्र जो था हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तो उन्होंने रखा, लेकिन हिंदुत्व से थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। और कांग्रेस के दिमाग में ये बात बैठ गई कि जब तक हिंदुओं को बांटेंगे नहीं जातों में, तब तक तुम पावर में नहीं आ रहे हो, तुम सरकार नहीं बना रहे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी को जो सपोर्ट मिल रहा था हिंदुओं का या सनातनियों का, जातिवाद भूल करके लोग एक मुश्त सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहे थे, उसमें सेंधमारी करने में कामयाब हो गए। 2024 के चुनाव में आप देखेंगे क्या रिजल्ट रहा। सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा और संविधान बचाने का मुद्दा कि तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे, वो एक ऐसा सुर्रा उन्होंने छोड़ा, एक ऐसा रॉकेट आंच लगाई कि वो आप देखेंगे एससी एसटी ओबीसी के जो वोट थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उतने नहीं मिले जितने 2019-2014 में मिले। सारे संगठन एक्टिव हो गए थे कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो आरक्षण और संविधान को खत्म कर देगा। यह मूल मंत्र जो था भारतीय जनता पार्टी को हराने का, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से तोड़ निकाला कि इनको जातिवाद में बांट दो। और वो वहां से निकला एक जो अंग्रेजों का फार्मूला था, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाओ, आपस में बांटो और राज करो, वो कांग्रेस पार्टी ने हथिया लिया। अब राहुल गांधी को संविधान नाम से तो ऐसा धोया, इमरजेंसी का जो मामला किया था इन्होंने 25-26 जून को, कि सरकार ने उसको काला दिवस घोषित कर दिया, तो इनका मुंह सिल गया। अब ये संविधान पे तो बोलेंगे नहीं। राहुल गांधी जी के मुंह से 2 महीने हो गए संविधान का एक शब्द तक नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि जब बोलेंगे इनके मुंह पे वो टेप चिपका दी जाएगी इमरजेंसी की कि तुम्हारी दादी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश को बंधक बना दिया था और तुमने आज जो बात कर रहे हो संविधान की, उस संविधान को ताक पर रखने का काम, उस संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
अब क्या हुआ, अब नया फॉर्मूला उन्होंने संविधान से शिफ्ट होकर के अब ये मामला है कि दलितों का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सबकी जातिगत जनगणना करवाओ। जातिगत जनगणना का मतलब हिंदुओं को डिवाइड करो, और कहीं ना कहीं डिवाइड करके कांग्रेस को फायदा होगा, ये उनको पता है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल, वो सनातनी और हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं और वोट बैंक अपना बढ़ाना चाह रहे हैं। अब नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, इसलिए कल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने यह बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, यानी कि तुम जातियों में बटोगे तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हुआ है। ये देश फिर उसी गर्त में जाएगा जो 90 के दशक में गया था, यानी कि अस्थिरता की दौर में। आप दिमाग में अच्छे से डाल लो, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि अपने बल पर 200-250 सीट लेकर आ सके, नहीं ला पाएगी, 150 सीट भी नहीं पहुंच पाएगी, तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो फिर खिचड़ी बनेगी ना भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, फिर सरकार कैसे बनेगी? क्या 2 महीने राहुल गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहेंगे, 3 महीने अखिलेश यादव प्रधानमंत्री रहेंगे, 2 महीने आपके तेजस्वी यादव रहेंगे, फिर ममता दीदी रहेंगे? ऐसे करेगा क्या देश? ऐसे चलेगा? मनमोहन सिंह को बनाया था ना, 145 सीट कांग्रेस की थी और उनको प्रधानमंत्री बना दिया। रिजल्ट क्या हुआ? 12 लाख करोड़ का घोटाला। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आपको कांग्रेस की पार्टी अच्छी लग रही है तो आप दो ना भाई 272 सीटें। एक मजबूत सरकार बनाइए। देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, जिस तरह से आज की सरकार मजबूती से काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, निश्चित रूप से देश को ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, ममता की हो, समाजवादी पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी भी की हो। लोकतंत्र है, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन मजबूत इस देश को करना है तो एक मजबूत सरकार की जरूरत पड़ेगी। और अभी जो है हालात जो हैं देश के, और जिस कंडीशन में हम स्पीड से बढ़ रहे हैं, अभी के जो सरकार है इसी से संभलेगा, इन लोगों से संभलने वाला नहीं है। राहुल गांधी को यह नहीं पता कि मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया का चुनाव सरकार नहीं करती। बताइए कितनी शर्म। इतने बेवकूफ इंसान जो है, वही मूर्ख जो आदमी है, बैल बुद्धि, वही आदमी ये बात कर सकता है। कोई आज मुझे आकर बताए कि आपके ऑफिस में तो एक भी दलित काम नहीं कर रहा है, तो मेरे ऑफिस में सरकार तय करेगी क्या? मैं किसको कर्मचारी रखूं, किसको नहीं रखूं? सरकार तय करेगी या राहुल गांधी तय करेगा? अभी कोई कानून नहीं है मेरे ऑफिस में कि मैं यहां आरक्षण ही दूं। मेरा जहां मन करेगा मैं एससी को रखूंगा, मैं एसटी को रखूंगा, ओबीसी को रखूंगा, जनरल कास्ट के रखूंगा, ब्राह्मण को रखूंगा, राजपूत को रखूंगा, किसी को भी रखूं। उनको यह बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनका टारगेट डिवाइड एंड रूल, जातियों में बांटो और वोट पाओ, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान तुम्हें वोट सारा दे देंगे तो भी तुम सरकार में नहीं आ रहे हो। इसको काउंटर करने के लिए, हिंदुओं को सजग करने के लिए, सनातनियों को चेताने के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एससी का हो या हरिजन हो, मीणा हो, गुजर हो, अहीर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सैनी हो, कोई भी हो, उनको जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए, बटोगे, जातियों में बटोगे तो कटोगे। कैसे कटोगे? ओबीसी में जाति जनगणना होगी और एक विशेष जाति का, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि जाटों का ज्यादा संख्या निकली, तो वो बोलेंगे जाटों को स्पेशल ओबीसी में 12% कैटेगरी दे दी जाए, सब कैटेगरी। अब बताइए, जब जाटों को 12% आरक्षण में आरक्षण मिलेगा, तो फिर अहीर क्या करेंगे? अहीर भी मांग करेंगे या फिर जाटों से लड़ाई करेंगे। यानी कि जात को जात से लड़ाएंगे, आपस में लड़ोगे, मरोगे, आंदोलन होगा और कटोगे। यानी कि अगर तुम जात में बटे, ओबीसी जब तक हो, जब तक तो ठीक है, लेकिन जब जाट, अहीर, माड़ी, कुमार, चमार ये बन गए तो तुम कटोगे, आपस में लड़ोगे। उदाहरण देता हूं राजस्थान का, गुर्जर आंदोलन हुआ और कहीं ना कहीं उन्होंने मांग रखी कि मीणा और गुर्जर दोनों की समाज की प्रकृति एक है, दोनों आदिवासी क्षेत्र हैं, जंगल में रहते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके पास मूल जो आजीविका है वो खेतीबाड़ी और पशुपालन ही है, इसलिए दोनों की कैटेगरी एक है, तो उनको एसटी में आरक्षण दिया जाए। दोस्तों, मीणों ने भयंकर रूप से सवाई माधोपुर, टोंक, करौली में भयंकर विरोध किया था और गुर्जर और मीणा आमने सामने हो गए थे। वो स्थिति आज यहां करने के लिए तैयार है राहुल गांधी।
जब जाटों से अहिर लड़ेंगे, अहिरों से कुमार लड़ेंगे, कुमारों से सैनी लड़ेंगे, आपस में लड़ोगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कल कृष्ण की भूमि पर, ब्रज की भूमि पर कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको हमारी बातें बुरी लगी तो भी बताइए, अच्छी लगी तो भी बताइए, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।